तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस क्रांति। फ्रांस क्रांति थी क्या और हुई कब थी और क्यों इसे हिस्ट्री का लैंडमार्क माना जाता है, आज हम वो सब चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमारी हुई थी, ये हुई थी ईयर 1789 में। ठीक है, तो ये बात है 19 जून 1789 की। होता क्या है कि अचानक से पूरे फ्रांस में ये न्यूज फैल जाती है या फिर अफवाह फैल जाती है कि जो फ्रांस के राजा है ना, वो फ्रांस की जनता को मारना चाहते हैं। ठीक है, अब लोगों के अंदर अचानक से गुस्सा आ जाता है कि भाई अचानक से ये जो फ्रांस के राजा है वो हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर कैसे सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी उनके प्रति मतलब जो राजा थे ना, राजा पहले से ही क्रूअल थे लोगों के प्रति। तो ये चीज ना एक उसने चिंगारी का काम करा लोगों के मन में और गुस्सा लाने के लिए। ठीक है, तो लोगों को अचानक से ये लगा कि भाई राजा अचानक से हमारे ऊपर ऐसा हमला क्यों कर सकते हैं और क्या ही राइट है राजा के पास ऐसा। तो जब लोगों के मनों में गुस्सा आया तो लोगों ने डायरेक्ट हमला करा किन पर, राजा पर, जिससे क्या हुई फ्रांस में रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसे हम जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से। The French Revolution, spanning from 1789 to 1799, was a pivotal socio-political upheaval in France, marked by widespread discontent, economic inequality, and enlightened ideals. It led to the overthrow of the absolute monarchy. इसमें हुआ क्या था कि क्योंकि जो फ्रांस था ना, वहां पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था। ठीक है, जो राजा है उसकी बात माननी पड़ रही थी जनता को। ठीक है, और मोनार्की मतलब होता ही है कि राजा जो है उसकी बात माननी पड़ेगी जनता को, प्लस राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दिस इज नोन एज मोनार्की। और ये कहाँ हो रहा था, फ्रांस में, ये पहले से ही हो रहा था। ठीक है, और क्योंकि राजा बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर, तो लोग झेलते झेलते एक पॉइंट पर बिल्कुल थक चुके थे। तो उस समय लोगों ने राजा के अगेंस्ट रिबेल करा, जिसे हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या इफेक्ट रहे और क्या क्या इसका बैकग्राउंड था, क्यों एक्चुअली लोगों के अंदर इतना गुस्सा आया था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी की बात है। राजा ने ना बहुत ज्यादा उनके ऊपर ना कर्ज बढ़ रहा था। ठीक है, तो राजा ने क्या करा, उस कर्ज को कम करने के लिए लोगों में डिवाइड कर दिया पैसा। डिवाइड कर दिया पैसा लेने के लिए, देने के लिए नहीं बल्कि वापस लेने के लिए। ठीक है, वो एक तरह से ये चाहते थे कि लोग ही मेरा कर्ज भर दे। अब वो किस तरह भर रहे थे, टैक्स लेकर। ठीक है, वो लोगों से टैक्स ले रहे थे ताकि जो राजा का कर्ज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, अब उस समय ना सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फिर 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 की स्टेट थी द फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो कि चर्च में काम करते हैं। ठीक है, द पीपल हु वर्कड इन चर्च आर नोन एज क्लर्जी। ठीक है, अब साधु संत जो भी थे उनके, वो क्लर्जी के ग्रुप में आते थे। ठीक है, सेकंड ग्रुप होता था या फिर सेकंड स्टेट होता था नोबेलिटी का। नोबेलिटी में वो लोग आते थे जो कि किंग और क्वीन होते हैं। ठीक है, राजा जो लोग होते हैं ना, या फिर जो रक्षा करते हैं राजाओं की, ये सब किस में आते थे, सेकंड स्टेज में, नोबेलिटी में। ठीक है, और थर्ड स्टेज में आते थे जो भी कॉमन मैन है। ठीक है, जितने भी कॉमनर्स है या फिर एवरीवन एल्स, चाहे वो लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, बिजनेसमैन हो, ये सब किस में आते थे, थर्ड स्टेज में। तो ये था पूरी डिवीजन। ठीक है, इस बेसिस पर डिवाइड था पूरा फ्रांस। अब होता क्या है, जब ये लोग फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनका कुछ काम नहीं रहता, वो सिर्फ धर्म के आधार पर अपनी चर्चा करवाते हैं। ठीक है, सेकंड में राजा आ रहे हैं तो राजा खुद कहाँ ही टैक्स पे करेंगे। ठीक है, राजा तो खुद लोगों को लोग जो है ना वो खुद राजा को सर्व करते हैं। तो एक तरह से राजा भी टैक्स पे नहीं करना, राजा टैक्स पे नहीं कर सकता। ठीक है, अब बचे कौन, थर्ड क्लास के लोग। अब वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा था। ठीक है, एक हैवी बर्डन किसके ऊपर था, सारा मिडिल क्लास के ऊपर। अब मिडिल क्लास में आपके फार्मर्स भी आते हैं, वर्कर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं। ये सब कैटेगरी किस में आती है, ये सब लोग किस कैटेगरी में आते हैं, मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में या फिर कॉमनर्स में। ठीक है, इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्हें मिल गया फ्रांस के राजा की उपाधि। ठीक है, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर्स। अब क्योंकि वहां पे ना कई सारी लड़ाइयां चल रही थी, तो उस समय जो लुइस 16 था वो काफी सारे लड़ाइयों को जीतता भी आया। तो एक पॉइंट पर आके ना वो लड़ाई हारते भी चले गए। ठीक है, अब क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा था और वो लड़ाइयां भी हार रहे थे, तो इस वजह से उनके ऊपर ना हैवी बर्डन आ गया लॉस का। लॉस यानी कि कर्जे का बर्डन भी उनके ऊपर आ गया। ठीक है, उन्होंने काफी कंट्री से पैसे भी उधार लिए, जिसकी वजह से उन्हें पे करने थे वो पैसे। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लाइव्स टू अडेप्ट। अब क्योंकि उसमें जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी ना, जिसमें वो हार गए थे, उसमें कई लोगों की जान गई। ठीक है, और ऊपर से कई बिलियन पैसों का नुकसान हुआ। ठीक है, दैट हैड ऑलरेडी राइजन मोर देन 2 बिलियन लेवरेज। ठीक है, जिसकी वजह से 2 बिलियन लिवरेज का नुकसान किन्हें हुआ, लुइस 16 को। ठीक है,
आफ्टर दैट टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब क्योंकि वो टैक्स जो है ना पे हो जाए, या फिर जो भी हमारा डेप्ट में जो ये जा रहे थे, जिस कर्जे में जा रहे थे ना, वो कर्जा सारा क्लियर हो जाए, उस वजह से उसके लिए ना इन्होंने क्या करा, टैक्स इंपोज कर दिया वहां की नॉर्मल जनता पे। ठीक है, अभी अचानक से टैक्स इंपोज कर देंगे नॉर्मल जनता पे, तो किस पे सारा बर्डन आएगा? ऑब्वियसली बात है, थर्ड क्लास पे सारा बर्डन आएगा, जो भी कॉमनर्स है उन पे सारा बर्डन आएगा, क्योंकि क्लर्जी से टैक्स लेंगे नहीं है और खुद टैक्स देना नहीं चाहते, तो सारा बर्डन किस पे कर दिया इन्होंने? क्लर्जी, सॉरी, थर्ड ग्रुप पे, जो कि कौन सा था? कॉमनर्स का। अब टैक्स जो है वो दो तरह से ले रहे थे, एक तो तिथि टैक्स था, अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च comprising 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तिथे या फिर तिथे जो टैक्स होता था ना, इसमें क्या होता था कि लोगों को टैक्स देना पड़ता था कि नहीं, चर्च में। ठीक है, अब टैक्स तो वो दे रहे हैं लोग, उसके साथ साथ जो उनकी एग्रीकल्चर जमीन है ना, जिसपे वो खेती कर रहे हैं, उसका 10% पार्ट भी उन्हें देना पड़ता था। ठीक है, किनको देना पड़ता था? क्लर्जी में जो लोग रह रहे हैं उनको। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज टैले टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। इसमें क्या होता था, ये वाला टैक्स अलग से उन लोगों को देना पड़ता था। इसमें जो भी कॉमनर्स थे ना, वो टैक्स किन्हें देते थे? राजा को। इस वाले में टैक्स दे रहे हैं धर्म के नाम पर किन्हें? क्लर्जी को। इस वाले में टैक्स दे रहे हैं किन्हें? राजा को। तो एक तरह से दोनों टैक्स कौन पे कर रहा है? जो थर्ड क्लास का कॉमनर है। ठीक है, कॉमन पर्सन जो है। अब क्या होता है, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब देखो, एक तो वो इतना बर्डन दे रहा है थर्ड क्लास के ऊपर। ठीक है, ऊपर से लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ वो लड़ाइयाँ करते हैं। ठीक है, और कई सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री चलती हुई आ रही थी। ठीक है, इनके पीछे। अब एक टाइम पर आके ना वो सारी हिस्ट्री, जब कई बार हम अपने मन में छोटी छोटी बातों को मतलब अपने तक रखते हैं ना, तो एक टाइम पर आकर वो सारा जो भी बातें हैं या फिर सारी जो फीलिंग है ना, वो बर्डन फील होती है हमें। फिर हम उसे रिलीज करने के लिए एक नेगेटिव या फिर एक रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, सेम लोगों के साथ हुआ, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और धीरे धीरे करके ना काफी ज्यादा जब अत्याचार बढ़ गया, जब लिमिट क्रॉस हो गई, तो लोगों ने बोला कि अब हम इसका रिप्लाई बैक देंगे। ठीक है, मरना तो हमें वैसे भी है, तो क्यों ना अब कुछ करके ही मरे। ठीक है, तो क्या होता है, कॉज क्या था रिवॉल्यूशन का, क्यों लोगों ने ऐसा विद्रोह करा था? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब देखो लोगों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। 1715 में जो लोगों की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, और 1789 में कितनी हो गई? 28 मिलियन। तो देखो कितना हाई राइस है ना पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की। अब प्रोडक्शन जो थी वो लेस थी, यहाँ वहां पे खेत तो उतने ही है ना, और ऊपर से 10% खेत का हिस्सा किसे जा रहा है? क्लर्जी को। तो एक तरह से पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन है तो नहीं ना डिमांड के अकॉर्डिंग फूड। अब वहां पे लोगों अगर खाना नहीं मिलेगा तो लोग जिएंगे कैसे? ठीक है, लोगों के मन में आएगा गुस्सा। रीजन बैड हार्वेस्ट ड्यू टू ड्रॉट एंड सीवियर विंटर्स। अब वहां पे ठंड भी काफी ज्यादा पड़ती है और सूखा भी रहता है, तो इस वजह से ना जो फसल थी वो अच्छी नहीं उग पा रही थी। सो द प्राइस ऑफ अ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो अब क्या करा, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो उस चीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही ब्रेड वगैरह या खाने की खाने की डिमांड बढ़ी ना, तो उस समय जो प्राइस था ना ब्रेड का, नॉर्मल ब्रेड का, वो भी डबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो भाई बहुत ज्यादा कॉमन जरूरत है। ठीक है, ये सभी को जरूरत रहती है खाने की, तो और बेसिक खाने की तो जरूरत सभी को रहती है कम से कम। तो ऐसे ही उन लोगों को जरूरत पड़ रही थी बेसिक खाने की, लेकिन उन्हें मिला वो खाना? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा था। अब होता क्या है, वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय द ओनर्स एंड दे गेव आउट फिक्स वेजेस। वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे, लेकिन उन्हें फिक्स सैलरी दी जा रही थी। दे रेज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इवन मोर। लेकिन वहां पे अगर देखा जाए ना फ्रांस में, जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था, और जो पुअर था ना वो नीचे ही होता जा रहा था। ऐसा नहीं है स्टेबल रह रहा हो, नहीं, पुअर और पुअर हो रहा था, रिचर और रिचर हो रहा था। ठीक है, हाउ आर सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। अब देखते हैं ये एक्चुअली हुआ कैसे, क्यों लोगों के मन में ये विद्रोह वाली भावना आई। ठीक है, सबसे पहले बैड हार्वेस्ट, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, अब जो अनाज है वो कम मात्रा में मिलने लगा। उसके बाद राइजिंग फूड प्राइसेस, अब ग्रेन की कमी हो रही है, तो जो फूड के प्राइसेस है वो बढ़ने लगे, क्योंकि ग्रेन की डिमांड तो ज्यादा है ना, प्राइस भी बढ़ेंगे फिर। अब जैसे ही प्राइस बढ़े, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। जो पुअरेस्ट लोग थे ना, जो कि कॉमनर्स में भी गरीब की कैटेगरी में थे, वो मतलब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए ब्रेड या फिर रोटी खरीद ले। ठीक है, अब होता क्या है, वर्कर्स बॉडीज फूड रायोट्स। इन लोगों ने जो जो वीकर बॉडीज थी ना, उसको इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज से, और इस वजह से फूड रायोट्स भी हो रहे थे। यानी कि लोगों को गुस्सा भी आ रहा था खाने को लेकर, कि ये हमें बेसिक चीजें भी नहीं प्रोवाइड करती, मतलब बेसिक चीजें हमें भी नहीं लेने दे रहे। ठीक है, अपने पैसों से। अब होता क्या है, जब फूड प्राइसेस बढ़े, ठीक है, और जो वीकर बॉडीज थी उन पर इफेक्ट पड़ रहा था, तो जिस वजह से क्या हुआ, डिसीज और एपिडेमिक, यानी कि महामारी फैल गई। ठीक है, लोग बीमार होने लगे। जब उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बीमार होंगे। अब लोग बीमार होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ।
अब ये चाहते ही ये थे कि पॉपुलेशन कम हो जाए, ठीक है। जैसे इन्होंने फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ाई, पैसे बढ़े, लोग खरीद नहीं पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का इंडेक्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये इनका मास्टरमाइंड था बिहाइंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब देखते हैं जो मिडिल क्लास थी वो कैसे बढ़ रही थी, ठीक है। राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास हु बिलीव्ड नो ग्रुप्स दैट नो ग्रुप्स इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ। जो प्रिविलेज, जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो ये चाहते थे कि कोई भी ग्रुप ना बचपन से ही प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अगर पैदा हुआ तो उसे सब चीज ला कर दे दो, ठीक है, एकदम उसे उसे बिल्कुल आप कुछ भी कमी नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो ये तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे ना, क्योंकि भाई एक तरफ आप एक बच्चे को सब कुछ दे रहे हो, वहीं दूसरी साइड पे जो बच्चा है वो अपने दम पे या फिर अपनी मेहनत से कमा रहा है चीजें, ठीक है। तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना दोनों के साइड। तो कोई, ये मिडिल क्लास के लोग ये मानते थे कि किसी भी बच्चे को ना, किसी भी इंसान को बचपन से ही प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंडेड ऑन हिज मेरिट, बल्कि लोगों को इज्जत उसके बेसिस पे दी जानी चाहिए कि उनकी मेरिट क्या है या फिर उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। उनके ये इस बेसिस पे कभी भी लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि उस पर्सन को इस बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए कि वो खुद से क्या बना है, वो खुद से कैसा इंसान है, उसके पास क्या मोरल है, क्या वैल्यूज है, ठीक है। These ideas were put forward by John Locke, J.J. Rousseau and Montesquieu. ये जो राइटर्स थे या फिर ऑथर्स थे, ये ऐसी चीजें मानते थे, ठीक है। ये लोग मिडिल क्लास के थे और इन्होंने अपनी बुक्स में कई बार जिक्र करा है कि मिडिल की जो रिच लोग हैं वो कैसे और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर लोग हैं वो कैसे और पुअरर होते जा रहे हैं। प्लस इन्होंने ये भी बताया अपनी बुक में कि किस तरह जो गैप है ना रिच और पुअर का वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। कैसे जो प्रिविलेज बच्चे हैं उन्हें तो इतने ज्यादा लाइक चीजें मिल जाती है, वहीं जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं या फिर जो पुअर सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें चांसेस भी नहीं मिलते, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक्स है, ये इनकी बुक्स के नाम है, आप पढ़ लेना। इन बुक्स में इन सब चीजों का एक डीपली एनालिसिस करा है, फिर डीपली उन चीजों के बारे में बताया है। लैक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of monarch। लैक जो थे, जो जे लैक थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे मोनार्क सिस्टम पूरे जो कंट्री है उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था और कैसे मोनार्क सिस्टम बेकार होता है, ठीक है। किन्होंने लिखा है अपनी बुक में? जे लैक ने। उसके बाद रोसियो प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो रोसो थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि कैसे एक इस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे लोगों का और गवर्नमेंट का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, ठीक है। लोग गवर्नमेंट के लिए काम करे और गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करे, ये ना हो कि गवर्नमेंट अपने में लगी हुई है और लोग अपने में लगे हुए हैं, तो इससे ना एक जो सोसाइटी है उसमें हेट ही फैलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज ना फैले, तो रोसे ने अपनी बुक में किस गवर्नमेंट का जिक्र करा है जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे, किनके बीच में? पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। जो Montesquieu थे उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है ना उन्हें अपनी पावर डिवाइड कर देनी चाहिए, किन किन में? लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये इनकी थिंकिंग थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज। फिर इनके जो फिलोसफिकल आइडियाज थे ना, जो भी इनकी बातें थी, जो अच्छी अच्छी बातें थी, वो सारी स्प्रेड हुई। कैसे? डिस्कस इन सैलोन्स एंड कॉफी हाउसेस। ये जो इनके आइडियाज थे ये सैलोन्स में या फिर कॉफी हाउसेस में, कैफेज में ना डिस्कस किए जा रहे थे कि हाँ इनकी बात कितनी सही है। प्रिंटेड इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इनके जो आइडियाज थे वो बुक्स और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट किए जा रहे थे। प्लस रीड अलाउड इन ग्रुप्स हु कुडंट रीड एंड राइट। इसके साथ साथ जहाँ पे लोगों को पढ़ना नहीं आता था ना, वहां पे भी ये अपने आइडियाज जाकर पढ़ के सुनाते थे, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो, ठीक है। तो इन्होंने इन सब ने अपने अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करे। अब क्या होता है? द ग्रेट फियर इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट lords of the manor had hired bands of goons who were on their way to destroy the ripe crops. Peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked the residents। अब क्या हुआ? कंट्री साइड में ना ये रूमर फैलने लगा कि जो राजा है ना वो उन्होंने ना अपने कुछ ट्रूप्स को भेजा है और वो ना सारी फसल को तबाह करने के लिए आ रहे हैं और वो हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ एक र्यूमर था, ठीक है, और ये र्यूमर पूरे जो पेरिस था उसमें फैल गया। अब लोगों को आया गुस्सा, पीजेंट्स को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर देंगे राजा और हमारे फसलों को कैसे खराब कर देंगे, इसमें हमने पूरी मेहनत लगाई है। तो होता क्या है? They looted hoarded grain and burned down documents containing records of मैनोरियल ड्यूज। अब क्या होता है? जब पीजेंट को गुस्सा आ गया तो उन्होंने भाई अपने हथियार उठाए और पूरा जो राजा था ना उनपे अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये उल्टे लड़ाई करने के लिए चले गए क्योंकि इनके दिमाग में ये बात थी कि
देखो अगर राजा हमें मारने के लिए आ रहे हैं तो मरना तो हमें वैसे भी है, तो हम अब कुछ जो हमारा मन है ना हम अब वही उसी तरह मरेंगे, ठीक है। अब हम राजा के अंडर नहीं मरना चाहते, तो अब पीजेंट्स ने किस पे हमला कर दिया, राजा पे। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब क्या होता है 5 मई 1789 में ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब क्या होता है, राजा ने जब ये देखा ना कि लोग कितने ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट, तो राजा ने बोला कि मैं मीटिंग रखता हूँ एस्टेट्स जनरल की। एस्टेट जनरल्स मतलब होता है कि जो क्लर्जी है या फिर जो कॉमनर्स है या फिर जो सेकंड क्लास है जो राजा वाली है, उन सब में से जो एक एक इंसान सिलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट होकर आएंगे और वो अपनी बात सामने रखेंगे, उसके बाद मैं कोई भी चेंज या फिर लॉ एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, आप कभी भी ना कोई लॉ इम्पोज नहीं कर सकते या फिर कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते जनता पे, लेकिन इन्होंने क्या करा, टैक्स इम्पोज कर दिया था जनता के ऊपर। अब जब इन्होंने टैक्स इम्पोज करा तो लोगों को आया गुस्सा, तो इस वजह से जब इन्होंने नेक्स्ट बार लोगों के अंदर गुस्सा देखा ना, तो इन्होंने बोला कि मैं एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों की राय ले लूंगा और उसके बाद कोई टैक्स इम्पोज करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने 15 मई को ये मीटिंग बुलाई। वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब वोटिंग कुछ इस तरह होती थी कि जो तीनों एस्टेट जनरल की पार्टी है ना, मान लो ये क्लर्जी है, ठीक है, ये वाली किंग्स है, नोबेलिटी जिसे हम कहते हैं, और जो थर्ड वाली है ना ये कॉमनर्स है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पास भी वन वोट का राइट है, इसके पास भी वन वोट का राइट है और इनके पास भी वन वोट का राइट है, और जिससे मेजोरिटी मिल जाती है उसकी उसकी बात मानी जाती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो जो थर्ड क्लास के लोग थे ना, उन्होंने बोला कि भाई वोटिंग इस मैनर में होनी चाहिए कि सब मेंबर के पास ना एक एक वोट हो, मतलब सब मेंबर के पास अपना एक वोट हो, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरी मीटिंग का एक वोट रख रहे हो, ठीक है। अब जब कई सारे नंबर ऑफ वोट्स आएंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ किसका कहना मानना है किसका नहीं, ऐसे एक एक वोट में तो कोई किसी की बात आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो किंग था ना, किंग रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ, किंग ने इनकी बात रिजेक्ट कर दी और जो थर्ड पार्टी के जितने भी मेंबर्स आ रखे थे ना, वो अगर जब इनकी बात रिजेक्ट हो गई तो जितने भी थर्ड पार्टी के मेंबर्स थे वो सारे चले गए, उन्होंने बोला कि हमें वोट ही नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी हमारी बात नहीं सुन रहे तो आगे तो क्या ही सुनोगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना थर्ड क्लास के, थर्ड एस्टेट के, थर्ड ग्रुप के, यानी कि कॉमनर्स के, वो अपने आप को ये समझते थे कि जो हम मैंने मेरी बात है ना वही इन सबकी बात है, ठीक है, जबकि ऐसा तो था नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें होती है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, ठीक है। इस वजह से थर्ड क्लास के लोग जो थे वो चाहते थे कि भाई हमारी भी बातें सुनी जाए, ठीक है। लेकिन सुनी किसकी जा रही थी, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की। On 20th June 1789, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. अब क्या होता है 20 जून 1789 में ये लोग जो थे ना, जो थर्ड क्लास के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने क्या करा, हमला बोल दिया कहाँ पे, ऑन द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वेस्लिस। वेस्लिस फोर्ट जो था उसके अंदर जो इंडोर टेनिस कोर्ट था ना, वहां पे इन लोगों ने हमला स्टार्ट कर दिया। दिस इज नोन एज टेनिस कोर्ट ओथ। इस हमले को किस नाम से जाना जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली एंड वांटेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब इन्होंने क्या कहा वहां पे हमला करने के बाद कि राजा आए तो राजा से इन्होंने ये बोला, या तो आप हमारी बात सुनिए या फिर हम लोग जो है ना अपने आप को एक नेशनल असेंबली मानते हैं, और नेशनल असेंबली का इन्होंने अपने आप को दर्जा दिलवाया, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम ना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते हैं या फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हैं जहां पे जो मोनार्क की पावर है, यानी कि जो राजा की पावर है वो लिमिटेड में रहे, ठीक है, लिमिट्स में रहे, राजा अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद वो कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। दे वर लेड बाय मिराबू एंड अबेसियस, ठीक है, इन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी मिराबू ने और अबेसियस से। अबेसियस रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज दिस थर्ड स्टेट। इन्होंने ना एक पैम्पलेट भी बनाया था जिसका नाम क्या था कि थर्ड स्टेट क्या है, व्हाट इज दिस थर्ड स्टेट। मिराबू वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। किस फैमिली में बोर्न हुए थे मिराबू, नोबल फैमिली में, यानी कि नोबेलिटी में। बट वॉज कन्विंस्ड टू रिमूव सोसाइटी ऑफ अ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन देखो नोबल फैमिली में बोर्न होने के बाद, यानी कि एक राजाओं वाली फैमिली में बोर्न होने के बाद जो मिराबू थे ना, उनका यही मानना था कि जो प्रिविलेज सोसाइटी है ना ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
He brought out a general and delivered his powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. इनकी जो जितनी भी स्पीचेस थी ना, जो कि इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस थी, जो कि इक्वालिटी मांगती थी, ठीक है, इन्होंने वो अपनी सारी स्पीचेस कहाँ पे बोली? वर्सलीज के ग्राउंड में, ठीक है, जो वर्सलीज का ये सिचुएशन चल रही थी ना, वहां पे जाके इन्होंने अपनी स्पीचेस भी रखी। इन्होंने कहा कि कैसे एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करनी है हमें। अटैक ऑन द बस्टाइल। अब बस्टाइल पे क्या अटैक हुआ था वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस्टाइल एक फोर्ट था, उसमें क्या होता है? ऑन 14 जुलाई 1789 the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille, a fortress prison in Paris. अब क्या होता है? 14 जुलाई 1789 को जब लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि भाई कैसे हमारा जो राजा है वो हमें मारना चाहता है। मैंने आपको बताया था र्यूमर फैल चुका था, तो उसी र्यूमर के बेसिस पे जो भी लोग थे ना जिनके मन में गुस्सा आ रहा था, तो उन लोगों ने किस पे हमला करा? बस्टाइल के फोर्ट पे, ठीक है। कब करा था? 14 जुलाई 1789 में। Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia, ठीक है, यानी कि मिलिट्री। अब कुछ लोग जो थे, 7,000 लोग जिसमें मैन एंड वुमेन इंक्लूडेड थे, तो उन लोगों ने क्या करा कि वो कहाँ इकट्ठा हो गए? फ्रंट टाउन हॉल, वो जो बस्टाइल का जो फ्रंट टाउन हॉल था ना, वहां पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने बोला कि अब ना हम एक मिलिट्री बनाएंगे, ठीक है, हम लोग एक साथ खड़े होंगे और एक मिलिट्री बनाएंगे। अ ग्रुप ऑफ 700 पीपल मोनार्क्ड एंड स्टॉर्म्ड द बस्टाइल। 700 पीपल के ग्रुप ने जो भी बस्टाइल का जो फोर्ट था उसमें मतलब तबाही मचा दी पूरे फोर्ट में, ठीक है। दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड आर्मिनेशन। अब ये चाहते थे कि जितने भी कीमती सामान है ना वो सारे हम ले जाए, ठीक है, और अब कुछ नहीं छोड़ेंगे हम राजा के पास। वैसे भी राजा हमारे लिए हमारी परवाह करता नहीं है, तो अब इन्होंने हमला तो कर ही दिया था, तो इन्होंने हमले के साथ साथ ये सोचा कि जितनी भी कीमती वस्तु है ना वो हम सारी लेकर जाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हाँ हमने कभी अटैक करा था, ठीक है, और एक मेमोरेबल मूवमेंट बन जाएगी। इन द आर्म फाइट द कमांडर ऑफ द बस्टाइल वॉज किल्ड एंड 7 प्रिजनर्स गोट रिलीज। और इसी लड़ाई में ना, जो ये लड़ाई चल रही थी उसमें जो कमांडर थे बस्टाइल एक जेल था, ठीक है, तो जो बस्टाइल के जेल के जो कमांडर थे ना उनकी भी डेथ हो गई, प्लस 7 प्रिजनर्स ऑफ द जेल वॉज रिलीज। इसमें जो 7 लोग जो थे जो कि यहीं के थे पेरिस के, उन लोगों को भी रिलीज कर दिया गया। हालांकि 7 एक बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन स्टिल ये तुम उन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई और हमला करा इस जेल पर, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और बस्टाइल जो था ना वो मतलब सभी लोग नफरत करते थे बस्टाइल के जेल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को बंदिश बनाकर उन लोगों को बंद करके लाया जाता था जो कि राजाओं की बात नहीं मानते थे, ठीक है। सिर्फ इसी वजह पे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था कि लोग ना राजा की बात नहीं मान रहे। अब राजा की बातें भी तो ऐसी थी, मानेगा कौन, ठीक है। राजा सिर्फ मोनार्की सिस्टम में घुसे हुए थे, वो सिर्फ यही चाहते थे कि मेरी बात मानी जाए। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब इसके बाद क्या होता है? फ्रांस जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, यानी कि वो बात तो करेगा, अपनी बात करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए, ठीक है, संविधान का ध्यान रखते हुए। On 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the estate system and paying of taxes. अब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली की रिकॉग्निशन हो गई थी, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली मान लिया था, और उसके बाद ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड नाउ बी चेक ऑन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब किंग जो राजा था वो मान चुके थे कि अब जो भी मैं काम करूंगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करूंगा। तो 4 अगस्त 1789 में असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जिसमें ये कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ना, सॉरी, जो क्लास सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो ये लोग टैक्स लेते हैं हमसे राजा, वो टैक्स भी नहीं लिया जाना चाहिए। तिथि और टिले जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791 and came into effect on 30th September. तो जो ये ड्राफ्ट था वो बनकर तैयार हो गया था 1791 तक, ठीक है, और 30 सितंबर को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हो गया था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी ग्रुप के मेंबर थे ना, जो कि धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे अपने आप का या फिर सही से रह रहे थे, उन लोगों को भी फोर्स किया गया कि आप इस क्लास से हटो और ये अब ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। The taxes were abolished and lands owned by the church were confiscated. अब क्या होता है? जो टैक्स थे वो खत्म हो गए थे और जो भी चार्ज लिए जा रहे थे लोगों से वो भी लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। अब जो है ना गवर्नमेंट के पास एक एसेट बचा था 2 बिलियन लिवर्स का, कि मतलब गवर्नमेंट अब पे कैसे करे, जो डेप्ट में वो डूबी हुई है ना, 2 बिलियन लिवर्स का जो कर्ज चल रहा है उनके ऊपर, उसे पे कैसे करे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was directly elected. अब जो 91 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था ना 1791 में, उसने ये कहा था कि अब इलेक्शन जो होंगे ना वो डेमोक्रेटिकली होंगे, ठीक है, और लोग जो है वो अपने बेसिस पर अपने राज्यों को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
Citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. Citizen ने क्या करा, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर को वोट करा, ठीक है, जिसके पास राइट था कि वो अब नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद only men above 25 years of age who pay tax is equal to at least 3 days of a laborer wage were given as the status of active citizen. अब देखो, जो भी इंसान 25 साल, जो भी इंसान एक लड़का था, ठीक है, 25 साल से ऊपर की एज थी उसकी, टैक्स भरता था, उसके साथ साथ इनकी जो वेज थी वो काफी ज्यादा थी, वही लोग जो है ना एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे, और कम से कम आई गेस 7,000 सिटीजन जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन, और जो भी बचे हुए मैन है ना जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है या फिर जो कि टैक्स नहीं भर पा रहे, उन लोगों को एक्टिव सिटीजन में नहीं लिया जाता था, साथ ही साथ वुमेन्स भी एक्टिव सिटीजन में नहीं आती थी, ठीक है। तो देखो आप वोटिंग हो किस बेसिस पर रही है। अब क्या होता है, पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब पावर जो है ना वो डिवाइड हो गई, किन में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब आपने देखा कि वोटिंग हो रही है कैसे कैसे, और एक्टिव सिटीजन्स की वोटिंग करवाते हैं, पैसिव सिटीजन्स को कोई वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, राइट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आए थे ना, उन्होंने बोला कि जो इंसान है ना उसके पास सारे राइट होने चाहिए, जीने का अधिकार होना चाहिए उसके पास, और कई सारे राइट्स उसमें लिखे थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सब समान है, ठीक है, और भी कई सारे ये जो भी इनअलाइबल या फिर नेचुरल राइट्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहने चाहिए, ठीक है। मीनिंग दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और इन राइट्स का मतलब यही था कि ये जो राइट्स है ना, ये जो अधिकार है, ये सभी के पास जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, ठीक है, जन्म से रहने चाहिए। उसके अलावा इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और ये कंट्री की ड्यूटी थी या फिर जो राजा थे उनकी ड्यूटी थी कि इन जो अधिकार है ना ये अधिकार छीनने नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और हर इंसान के पास ये अधिकार होने चाहिए, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स राइट टू वोट, ये मैंने आपको बता दिया, एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, जिनके पास वोट करने का अधिकार होता है, पैसिव सिटीजन्स के पास नहीं होता। और एक्टिव सिटीजन्स की कंडीशन ये थी कि सिर्फ मैन, वो भी वो मैन जो कि 25 साल से ऊपर है और उनकी तनख्वाह ज्यादा है और टैक्स पे करते हैं, सिर्फ वही अपना वोट दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी पैसिव सिटीजन्स है उसमें जितने भी मैन जो बचे हुए मैन है वो, और उसके साथ साथ वुमेन, ये सब आते थे पैसिव सिटीजन्स में, जिनके पास वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज द मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग एट द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। और अगर आपको एक मेंबर बनना है ना असेंबली का, तो आपको टैक्स पे की जो टैक्स पेयर्स की लिस्ट होती है ना, जो कि इंसान टैक्स भरते हैं, उस लिस्ट में टॉप पर आना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। ज्यादातर जितने भी मैन और वुमेन थे ना 18th सेंचुरी के, वो ना तो लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। तो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो इस वजह से, क्योंकि अब लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो उनकी जगह ना इमेजेस और प्रिंटेड पेजेस, प्रिंट जो पेजेस थे ना वो प्रिंट करवा के निकलवाए जाते थे, ताकि लोग ना चित्रों से समझ जाए, चित्रों के माध्यम से जान जाए कि कंडीशन क्या चल रही है हमारे देश की, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल सिंबल्स के कौन कौन से यूज किए जाते थे, चैन्स वर यूज टू शेकल द स्लेव्स, आ ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। देखो, एक तो ब्रोकन चैन थी, इसका मतलब ये था, यानी कि जो हथकड़ियां है ना वो टूट चुकी है, ठीक है, अब हम किसी के भी अंदर बंधे हुए नहीं है, ठीक है, अब हम फ्री है टू डू वट एवर वी वॉन्ट्स टू डू। ब्रोकन चैन तो इस चीज का सिंबल थी, दैट वी आर फ्री। उसके अलावा था द बंडल ऑफ रोड्स, वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ अलाइज इन यूनिटी। अभी क्या कहते हैं कि जो बंडल है ना, अगर मान लो अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हम आराम से हार जाएंगे, लेकिन अगर हम यूनिटी बना के रखते हैं, ग्रुप में लड़ते हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो बंडल ऑफ रोड ये रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा दे नेक्स्ट है द आई विद अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि ये जो आंख है ना ये स्टैंड करती है या फिर ये दर्शाती है ज्ञान को, ठीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस। और जो इसकी रोशनी है ना, जो इसकी चमक है इस आंख की, ये सारी जिंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है उससे रेडिएट कर सकती है, फिर हटा सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो था स्केप्टर, ये था सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक शाही पावर है, शाही शक्ति है। कैप वोन बाय अ स्लेव बिकमिंग फ्री। अब ये रेड फायरियन कैप थी, इसमें ये था कि जो
स्लेव इस कैप को पहन के रखता था, उसका मतलब क्या है, ये है कि मतलब वो जो स्लेव है ना वो फ्री है, अब वो स्लेव नहीं है। A symbol of eternity, a ring has neither beginning nor end. ये है सिंबल ऑफ एटर्निटी, ठीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी कि जो सांप है वो अपनी ही टेल को काट रहा है जस्ट टू मेक हिमसेल्फ अ रिंग, या फिर अपने आप को किस में बदलने के लिए, एक रिंग में बदलने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब ये है सिंबल ऑफ एटर्निटी कि मतलब हम कभी भी ना चीजों को खत्म नहीं कर सकते एंड से, ठीक है, या फिर रूट से खत्म नहीं कर सकते हैं, बट इट विल टुक यू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, काफी ज्यादा सेक्रीफाइस के बाद। जैसे ये जो स्नेक है ना, अच्छा बनने के लिए खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि अगर हम किसी भी बुरी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उसके अलावा है द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये दिखाती है किसको, कानून को, विंग्ड वुमेन, ठीक है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, सॉरी ये तो हो गया। पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ हमने अभी पढ़ लिया। पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ के लिए एक तो विंग वुमेन थी, उसके अलावा ब्लू व्हाइट रेड द लॉ टैबलेट, ये भी किसे दर्शा रहे हैं, कानून को। वॉर विथ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, अब क्या होता है कि जब ये जो नेशनल असेंबली है ना, जब किंग देखता है कि भाई हमारे साथ तो इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये लोग तो अपना अलग से असेंबली बना के बैठ चुके हैं, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठ चुके हैं, तो किंग ना सोचता रहता है कि मैं ना दूसरी कंट्री से हेल्प लेकर इन लोगों को चकमा देता हूँ, अभी इन लोगों को सबक सिखाता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, इतने ये सोच रहा होता है, इतने तो भैया नेशनल असेंबली अपने आप ही वॉर स्टार्ट कर देती है, कहाँ पे, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। Monarchs of nearby nations were under the fear that events of France might inspire the citizen of their own respective nature. अब क्या होता है कि जब फ्रांस में मोनार्की चल रही थी, ठीक है, अब उसके साथ साथ और कई कंट्रियों में भी चल रही थी मोनार्की, तो वहां के लोग, वहां के जो राजा थे ना, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये जो मोनार्क में जो ये क्रांति हुई है ना, ये हमारे सिटीजन को इंस्पायर ना कर दे, और ये जो हमारे देश के लोग हैं ना, कभी ये उल्टा हम पे ना आके लड़े, ठीक है। अब डर तो लग रहा था राजा को इस चीज का। हैंस द लुई 16 एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया एंड प्लान्ड अटैक ऑन फ्रांस। तो इसी वजह से ना जो प्रूशिया के राजा थे, उनसे उनसे किसने बात करी, लुई 16 ने, उन्होंने बोला कि भाई मेरी कंट्री के लोगों ने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैं तो इस पे अटैक करूंगा, आप मेरे साथ देना, ठीक है। इतना उससे पहले ये अटैक करते ना, उससे पहले तो भैया जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने हमला बोल दिया कि आप क्या हम पे अटैक करोगे, हम आप पे कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएट किसने ले लिया, अब स्टार्ट किसने करा वॉर, स्टार्ट ही इसने अपना नेशनल असेंबली ने कर दिया था, यानी कि कॉमन मैन ने स्टार्ट कर दिया था। Rulers of other neighboring countries made plans to send troops to put down the events that had been taking place in France since 1789. जो आसपास की कंट्री के जो लोग थे ना, जो नेबरिंग कंट्री के लोग थे, तो वहां के जो राजा थे उन्होंने अपनी कंट्री के कुछ सिपाहियों को भेजा, कहाँ पे, फ्रांस में। क्यों, क्योंकि जो भी फ्रांस में सिचुएशन चल रही थी ना, राजा के अगेंस्ट लोग रिबेल पे उतर आए थे, वो सिचुएशन ठीक हो जाए, इस वजह से फ्रांस के लोगों के पास उनको ट्रूप्स को भेजा गया, ठीक है, यानी कि सेनाओं को भेजा गया। किसने भेजी थी सेनाएं, सारी नेबरिंग कंट्री ने, ठीक है, ताकि उनकी कंट्री के लोग इंस्पायर ना हो जाए इनके लोगों से। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और उससे पहले ये सब ट्रूप भेजे जाते भैया, ये सब एक्शन होता, ये पहले लड़ने जाते, उससे पहले क्या हो गया, 1792 में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने किस पे हमला कर दिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे। Thousands of volunteers came into flock from different provinces to join the army. अब कई सारी राज्यों से ना कई सारे लोग आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, ठीक है। They saw this war as the war of the people against the kings and aristocracies over all Europe. और जितने भी ये मेंबर शामिल थे ना इस आर्मी में, उन सब ने ये एक अच्छी लड़ाई समझी और इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करा, ठीक है। Among the patriotic songs they sang was the मार्सलीज, इट वॉज कंपोज बाय पोएट रोगेट देसले। और फिर इसमें कई सारे इन्होंने देशभक्ति के गाने गाए, जो भी इनका नेशनल सॉन्ग्स है वो सब गाए। उसके अलावा द मार्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम, और ये जो गाना गाया था ना इन्होंने मार्सलीज, इसे नेशनल एंथम बना दिया गया, कहाँ का, फ्रांस का, जब ये वॉर जीत गए, ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। राइज ऑफ जैकोबिन्स, अब क्या होता है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब कई सारे लोग ये चाहते थे कि ये जो क्रांति हमने करी है ना, ये आगे तक जानी चाहिए, ताकि राजा के अंदर वो डर बना रहे और वो हमसे कुछ एक्शन, कोई भी अगेंस्ट में ना जाए हमारी। Because the Constitution of 1791 gave political rights to richer section of the society, many people formed political clubs to discuss government policies and plan their own forms of action. तो 1791 में क्या हुआ, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि अब हम एक ऐसा क्लब बना लेते हैं जहां पे हम ना पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करा करेंगे, जहां पे हम देखा करेंगे कि राजा ने जो पॉलिसी बनाई है क्या वो सही है या नहीं है, और उसके बाद हम उन पॉलिसी को मानेंगे, ताकि राजा जो है ना वो हद में अपनी पावर का यूज करे।
The most successful club was the Jacobin clubs, which got its name from the sessions held at convent of Saint Jacob. अब क्योंकि ये सब बातें कहाँ करी गई थी, सेंट जोकेब में, तो सेंट जैकोब में, तो वहीं पे से उसका नाम क्या पड़ गया, जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब इस क्लब को क्या मानने लगे, जैकोबिन क्लब के नाम से जान मतलब फेमस हो गया ये क्लब। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो इतने भी इसके मेंबर थे ना, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल मेंबर थे, नॉर्मल सिटीजन थे, ठीक है, बहुत प्रोस्पेरस नहीं थे या फिर बहुत अमीर भी नहीं थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स। इस ग्रुप में सॉरी इस क्लब में कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, उसके अलावा शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, सर्वेंट्स, ये सब किस में आ रहे थे, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे ये। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ये कौन थे इस जैकोबिन क्लब के लीडर, जिनका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। अब क्या होता है, a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock worker। अब ये कैसी ड्रेस पहनने लगे, ऐसी ड्रेस, ठीक है, जिसमें क्या था, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर थे, जो ट्राउजर थे वो लॉन्ग थे, स्ट्राइप्ड थे। उसके अलावा ये जो ड्रेस थी ना, ये पहले से ही एक वर्कर्स पहनते हुए आ रहे थे, ठीक है। This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who wore no knee breeches, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए पहनते थे, ठीक है, ताकि ये अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट कर सके कि हमें ना कुछ ज्यादा अमीर दिखने की जरूरत नहीं है, ना हमें इतने ज्यादा फैशनेबल दिखने की जरूरत, हम एक कॉमन पर्सन है, तो हम कॉमन पर्सन की तरह रहना चाहते हैं, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते फैशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। इट वॉज द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर wielded by the wearers of knee breeches। अब कई सारे लोग ना नी ब्रीचेस को पहनते थे, इस वाली ड्रेस को, ठीक है, क्यों पहनते थे, अमीर दिखने के लिए। तो ये लोग क्या कहते थे कि हम अपने में ही अमीर है, ठीक है, हमें किसी की तरह दिखना नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, जिससे कि राजा की पावर पे लिमिट लग सके। द जैकोबिन्स केम टू नो दैट केम टू बी नोन एज द सैंस क्लोटोस, मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रूचेस। इन्हें किस नाम से जाना गया, सैंस क्लोटोस के नाम से भी ये फेमस हुए। अब इसका मतलब क्या था, जो लोग नी ब्रीचेस को नहीं पहनते ना, उन्हें हम सैंट क्लोटोस कहते हैं, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर नहीं पहनते थे इस ड्रेस को, तो इसलिए वो भी सैंट क्लोटोस के नाम से जाने जाते थे। सैंट क्लोटोस सैंट क्लोटोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। उसके साथ साथ ना एक रेड कैप भी पहनते थे, जो किसका प्रतीक था, आजादी का प्रतीक था, ठीक है। अटैक ऑन ट्यूलरीज पैलेस। अब क्या होता है, जो जैकोबिन्स थे उन्होंने ट्यूलरीज पैलेस पे अटैक करा। In 1792, the Jacobins planned an uprising who were angered by the short supplies and high prices of the food। अब क्या होता है, जैकोबिन जो थे ना, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो फूड के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, उसके अलावा जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने क्या सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। ऑन 10 अगस्त 1792 they stormed the Tuileries Palace, massacred the king's guards and held king's hostage for several hours। अब इन्होंने क्या करा, जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे, इन्होंने हमला बोल दिया कहाँ पे, तुलरीज पैलेस में, और जिसकी वजह से जो किंग की सेना थी ना, वो मर गई, काफी ज्यादा सेना मर चुकी थी। और उसके अलावा ये युद्ध कई टाइम तक, कई घंटों तक चलता रहा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके साथ साथ इसमें क्या करा, इन लोगों ने जाकर राजा जो थे ना, उसको भी कब्जे में कर लिया, प्लस उनकी फैमिली को भी कब्जे में कर लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या कहने लगे, फ्रॉम नाउ ऑन Later the assembly voted to imprison the royal family and decided that the elections were to be held। उसके बाद काफी टाइम तक इन्हें प्रिजन में रखा गया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने बोला कि इस असेंबली को रिलीज कर दो, और जो राजा है ना उन्हें भी रिलीज कर दिया जाना चाहिए, और दोबारा से फिर इलेक्शन हुए वहां पे, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 years old and above regardless of wealth and got the right to vote। अब क्या हुआ, अब सबको इक्वालिटी मिल गई वोट करने की, ठीक है, सबके पास राइट था अपने फेवरेट लीडर को चूज करने का और वोट करने का, डजेंट मैटर अगर वो रिच है या पुअर है। पहले आपने देखा एक्टिव सिटीजन्स वोट दे रहे थे, अब कौन से सिटीजन्स वोट दे रहे हैं, सारे सिटीजन्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड ऑल फैक्टर्स। अब क्या होता है, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। अब इन सबको देखने के बाद, क्योंकि अब इन्हें राइट भी मिल चुका है, राइट टू वोट वगैरह, ठीक है, तो अब क्या बनता है, फ्रांस जो है ना एक रिपब्लिक बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहां का जो कंट्री का हेड है उसे कौन चुन रहा है, लोग चुन रहे हैं देश के, तो इस वजह से फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ऑन 21 September 1792 इट abolished द monarchy एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक।
ये जो फ्रांस है उसे मोनार्की के नाम से हटा दिया जाता है और इसे एक रिपब्लिक नाम से जानने लगते हैं लोग। लुई 16 वो सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। लुई 16 को जेल में बंद कर दिया गया, क्यों? देशद्रोही के नाम पर, कि इन्होंने देश के साथ या फिर देश के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करा, ठीक है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, और 21 जनवरी को इन्हें सजा दी गई, कहाँ पे? सब लोगों के सामने। ऑन 16 अक्टूबर 1793 द क्वीन मैरी एंटोनियटी वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। उसके बाद 16 अक्टूबर 1793 में किसे किसे सजा दी गई? क्वीन, जो इनकी वाइफ थी ना, क्या नाम था इनका? मैरी एंटोनिटी, ये इन्हें सजा दी गई 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन दोनों को ही सजा मिली। उससे सबसे पहले किसे मिली थी? राजा को, लुई 16 को, जिन्हें मार दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है? रेन ऑफ टेरर। अब रोबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबिस्फेयर जो थे ना, जो कि जैकोबिन क्लब के हेड थे, वो कई सारी पनिशमेंट की स्थिति को मानते थे कि अगर लोगों ने ऐसा करा तो हम उसे पनिशमेंट देंगे, इन्होंने ऐसा करा तो हम उसे पनिशमेंट देंगे। ये इस चीज पे काफी ज्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। ऑल दोज ही सो एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक like ex-nobles and clergy and members of their own political parties were arrested, imprisoned and tried by the court of justice. If the court found them guilty, they were guillotined. अब क्या होता था कि अगर मान लो इन्हें पता चला कि जो हमारे ग्रुप के मेंबर है ना वो देशद्रोही है, ठीक है, या फिर उन्होंने धोखा करा है हमारे देश के साथ, या फिर कुछ भी हमारे देश के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे उसी समय फांसी की सजा सुनाई दी जाती थी, ठीक है। उसी समय मार दिया जाता था। कौन मारता था इन्हें? जो कि जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, रोबेस्पायर, ठीक है। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his support began to demand moderation. रोबिस्पायर ना अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कि लोग खुद चाहते थे कि भाई अपनी पॉलिसी को थोड़ा नीचे रख के एक्सेप्ट करो, नीचे रख के फॉलो करो, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट रहोगे ना तो खुद के लिए सिचुएशन आप हार्ड बनाओगी। अब होता क्या है, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड लेटर अरेस्टेड। अब क्योंकि अपनी पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रख रहे थे ना, तो कोर्ट ने इन्हें ही अरेस्ट कर लिया। कब? जुलाई 1794 में, और उसके बाद इनको सजा दी गई, ठीक है। फिर इनकी भी डेथ हो गई। कब? 28 जुलाई को 1794 में। द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। और यही जो काल था ना 1793 से लेकर 1794, इसे ही रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि डर का समय। मेजर्स ऑफ इक्वालिटी। अब देखो कि अब हम कैसे कह सकते हैं कि इस कंट्री में इक्वालिटी आ गई थी। सबसे पहले लॉज इशूड बाय रोबेस्फेयर। जो रोबेस्फेयर था वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था इक्वालिटी में। अब क्या क्या कानून थे, उनके कानून के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस देश में ना इक्वालिटी आने लगी थी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से कानून थे। सबसे पहले मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो खर्च, जो बेसिक चीजें जो महंगी आ रही थी ना, उनके प्राइस कम कर दिए थे इन्होंने, ठीक है। मीट एंड ब्राइड वर रेशनड। जो मीट और ब्राइड थे, मतलब ब्रेड्स वगैरह थे, उन सब के प्राइस भी कम कर दिए। उसके अलावा चर्चेस वर शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेस। चर्चेस बंद करवा दिए गए थे और बिल्डिंग्स किस में कन्वर्ट कर दी गई थी? ऑफिस में, ठीक है, ताकि सब लोग एम्प्लॉयड हो, सब लोग काम करें और पैसा कमाए और अपना खर्चा खुद निकाले, ठीक है। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट द फिक्स प्राइसेस। पीजेंट्स को कहा जा रहा था कि आप अपने जो भी आप उगा रहे हो फसल, उसको खुद काटो, खुद हार्वेस्ट करो, खुद बेचो, और जो पैसा मिलेगा आप अपने पास रखो, ठीक है। उसके अलावा द यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर्स वाज फॉरबिडन। जो महंगा आटा यूज किया जा रहा था ना खाना बनाने के लिए, उसके भी प्राइस कम करवा दिए गए और बेसिकली उसका यूज ही खत्म करवा दिया खाने में, ठीक है। दे वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। सभी को कैसी ब्रेड खाने को मिल रही थी? एक होल व्हीट ब्रेड, ठीक है। कोई ऐसे स्पेशल नहीं था सोसाइटी में जो कि व्हाइट फ्लोर ब्रेड खाएगा, ठीक है। सबको इक्वालिटी से कौन सी ब्रेड मिल रही थी? होल व्हीट ब्रेड। उसके अलावा इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनसेर एंड मैडम, ऑल द फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंड्सफोर्ड सिटोन एंड सिटोमैन। अब जैसे पहले फ्रांस में कुछ लोगों को मैडम कहा जाता था, कुछ लोगों को सर कहा जाता था ना, एक उपाधि दी जाती थी, तो इन्होंने वो उपाधि का सिस्टम भी खत्म करवा दिया। इन्होंने बोला कि सबको क्या बोला जाएगा? सिटीजन्स के नाम से। तो एक तरह से हम इक्वालिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इक्वालिटी आने लगी थी। अब फिर क्या हुआ? डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। अब जैकोबिन क्लब की जब गवर्नमेंट गिर गई, द वेल्थियर मिडिल क्लास स्टार्ट टू सीज पावर। किसने फिर पावर किसके कंट्रोल में आ गई? सारी वेल्थियर मिडिल क्लास। अब जो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा अमीर थी ना, जो कि थर्ड क्लास में, जैसे मैंने आपको 3 स्टेट बताई थी ना, एक तो क्लर्जी, सेकंड नोबेलिटी और तीसरी थर्ड क्लास मिडिल क्लास जो थी, उसमें जो सबसे ज्यादा रिच लोग थे, यानी कि बिजनेसमैन या लॉयर्स जो थे, उन्होंने क्या करा? अब उन्होंने बोला कि अब हम सरकार बनाएंगे, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोटिंग राइट्स टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसमें क्या था कि
वोटिंग राइट्स के बेसिस पर चेंजेस हुए। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें और ज्यादा दिक्कत आ गई, इन्होंने बोला कि जो हमारा पार्लियामेंट होगा ना उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करेंगे, ठीक है। द काउंसिल्स अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स नोन एज डायरेक्टरी। एक काउंसिल में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है, जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है, और 5 मेंबर्स ही होंगे, वही पूरे जो भी काउंसिल है उसे संभालेंगे। उसके अलावा This was meant to safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। अब इन्होंने क्या करा, ये बनाई इसलिए थी ताकि एक तो मतलब मान लो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक तो पूरी लेजिस्लेटिव है जो पूरे देश को संभालेगा, ठीक है। अब उस जो देश को संभाल रहा है ना उसको ऊपर निगरानी करने के लिए एक और 5 मेंबर का ग्रुप बनाया जा रहा था, जो कि अब नीचे वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखेगा, ठीक है, ताकि जो गलती जैकोबिन ने करी ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाए थे वो, तो वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ज्यादा ना हो और ऐसा अत्याचार लोगों पे ना हो, तो इस वजह से ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 2 बनाई गई इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, डायरेक्ट रूल जिसे हम जानते हैं। अब क्या होता है, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टी। अब द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स who then sought to dismiss them। अब क्या हुआ, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 थे ना, तो इनके आपस में ही काफी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती थी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टी। अब क्योंकि उनके बीच में आपस में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसकी वजह से किस चीज का राइज हुआ, नेपोलियन बोनापार्टी का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टी को देखा गया कि भाई ये तो यूरोप के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी है, काफी अच्छे अच्छे काम करे थे इन्होंने, ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये अच्छे ही होंगे, लेकिन ही वॉज द मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है, आखिर आ ही गए अपनी असली रूप में, ठीक है, डिक्टेटर भी थे ये। अब क्या होता है, ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1804। इन्होंने अपने आप को फ्रांस के राजा की उपाधि दे दी थी कब, 1804 में। ये याद रखना आप कि 1804 में इन्होंने अपने आप को राजा के नाम से या फिर राजा के फॉर्म से सर्व करना शुरू कर दिया था, ठीक है। His ambition was to conquer the whole Europe। इनका बस यही एक चाहत थी कि ये ना पूरे यूरोप पे अपना कब्जा कर ले और पूरे यूरोप पे अपना हक जमा ले, ठीक है। He started dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed his family members। इन्होंने क्या करा कि अब अपनी फैमिली मेंबर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे और देश की जनता को नहीं, ठीक है। जितना काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और अपनी पावर गेट करने के लिए कर रहे हैं, किसी देश की जनता के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। Many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom to the people। कई लोगों को, देखो मैंने आपको बताया था ना कि कई लोगों को लगता था ये बहुत अच्छे हैं और ये यूरोप में ना या फिर फ्रांस में एक तरह से आजादी लाएंगे, बट ही वॉज नॉट लाइक दिस। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज द अदर नेशन joined hand and defeated Napoleon इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 एज एन इन्वेडिंग फोर्स। जब उन्होंने देखा ना कि बहुत ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्टी, ये तो पहले वाले से बुरा निकला, तो जो देश की जनता थी उन्हें दोबारा से युद्ध लड़ना पड़ा। कई सारे लोग एक साथ आए, हाथ में हाथ डाले उन्होंने और फिर उन्होंने तय करा कि अब हम लड़ेंगे, ठीक है, इनके अगेंस्ट। और फिर वाटरलू में जो युद्ध हुआ, कब हुआ था, 1815 में। इस लड़ाई में जो नेपोलियन बोनापार्टी थे उन्हें हरा दिया गया था। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। हालांकि ये अच्छे थे कुछ टाइम के लिए, इन्होंने कई सारे लिबर्टी के आइडियाज भी सपोर्ट करे थे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के मन में इनकी एक अच्छा इंप्रेशन भी रह गया इनके प्रति, ठीक है। तो दिस वाज आवर होल चैप्टर। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी एंड आपको पता चला होगा कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो हुआ क्यों था और कितना हद तक सही था, कैसे लोगों ने अपने लिए डिमांड करी कि हमारे पास भी इक्वालिटी होनी चाहिए। और इक्वालिटी तो देखो होनी चाहिए, सबके अपने अपने अधिकार है, ठीक है, सबके पास एक अपना जीवन है, तो उसमें इक्वालिटी तो बहुत बेसिक सी चीज है जो इनको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज आवर होल चैप्टर। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।